स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज आपको पहली रिपोर्ट देखकर उस व्यवस्था, उस सिस्टम की आपराधिक लापरवाही पर दस्तक देनी है जिसकी वजह से कुछ दिनों की उम्र वाले फूल जैसे बच्चे मध्य प्रदेश की राजधानी के अस्पताल में जलकर जिंदगी गंवा बैठे। सबसे छोटी उम्र में सबसे बड़ी मौत और सबसे भारी शव अपने माता पिता की गोद में देने वाले कौन है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भोपाल की सांसद पिछले महीने इस बात की मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो शूटिंग फिल्म वाले करेंगे उसकी स्क्रिप्ट पहले जांची जाएगी। संस्कृति की रक्षा के नाम पर झंडा बुलंद करने वाला कोई इस बात की जांच क्यों नहीं कर पाया कि अस्पताल में आग से बचाने के उपकरण काम नहीं कर रहे थे? जिन घरों में मंदिर, मजारों, गुरुद्वारों में मन्नतें मानने के बाद बच्चे का जन्म हुआ, उन परिवारों के लाल अस्पताल के भीतर लापरवाही की आग में जलकर मर गए, या कहिए कि सिस्टम की लापरवाही के कारण मार दिए गए। दस्तक इसलिए जरूरी है। बहुत मजबूत दिल रखकर सुनिएगा और देखिएगा। एक रोती हुई माँ और दिलासा देते पिता के बीच माँ की गोद में 12 दिन की वो बच्ची है जो वर्षों बाद इस परिवार में खुशियां लेकर आई। लेकिन रुई के फाहे जैसा मासूम बच्चा जिसकी यहाँ किलकारी गूंजनी चाहिए थी, वह मातम की चीख है। सिसकते पिता, चित्कार लगाती माँ के बीच नारंगी रंग के कंबल में लिपटा हुआ वो बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस परिवार ने अपना पहला बच्चा कुछ वर्ष पहले खो दिया था। अब मंजिलों ऊंची गैर जिम्मेदारी और लापरवाही ने बरसों बाद जन्म लिए बच्चे को भी छीन लिया। कुछ ही पल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह परिवार अपनी खुशियों के छिन जाने के दर्द को समेटे यहाँ से जाने लगा। इस दर्द का वजन कितना भारी है ये एक पिता या ये माँ ही समझ सकती है, लेकिन ऐसा एक परिवार नहीं है। कई परिवारों की रोशनी, उनके चिरागों, उनकी उम्मीदों का दम तोड़ा गया है भोपाल के हमीदिया अस्पताल के भीतर, इस कमला नेहरू बिल्डिंग के अंदर, जहां सोमवार रात 8:35 पर आग लगी। आग 8 मंजिल के कमला नेहरू अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर लगी। इस फ्लोर पर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU है, वहां पर आग लगी जहां पर 40 बच्चे पहले से अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। दावा हुआ कि आग लगने के बाद 40 में से 36 बच्चों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भोपाल के सरकारी अस्पताल में लोग अपने बच्चों की जिंदगी की सलामती जानने के लिए बेचैन भागते मिले। कभी तस्वीर दिखाते, कभी गुहार लगाते। आप लोग ही कुछ कर सकते हो, हमारे बच्चे दिलवा दो। आग लगने पर अस्पताल के भीतर ऐसी आपाधापी मची थी कि आमिर रात भर अपनी पत्नी तरन्नुम को लिए दौड़ते रहे। इनका बच्चा 4 दिन का था, सांस लेने में तकलीफ हुई, इसलिए न्यूबॉर्न केयर यूनिट में रखा था। रात में उसी यूनिट में लगी आग के बाद उठे धुएं ने 4 दिन के नौनिहाल की सांसें रोक दी। बुरी खबर आमिर को बहुत तरसा के तड़पा कर मिली। दस्तक देकर आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर जहां बच्चों को सीने से लगाकर घर वाले इस भरोसे पर आते हैं कि इलाज होगा, सुरक्षित इलाज होगा, बच्चा स्वस्थ आएगा, वहां इतनी लापरवाही कैसे कि सिस्टम खबर दे कि तुम्हारा बच्चा अस्पताल के भीतर आग लगने के बाद दम तोड़ चुका है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस के भीतर उसी कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग को निहारते ये दिव्यांग विक्रम सिंह यादव हैं, जो अस्पताल की आग में अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ पड़े थे। आग और धुएं ने उस बच्ची को बचने ही नहीं दिया। मैंने वहाँ देखा था, पूरा धुआं था, वहीं फंसा था और गेड़ी थे, इस गेड़ी से मैंने खिड़कियाँ तोड़ी। मेरी बच्ची वहीं थी और बच्ची का वो धुआं के कारण से खत्म भी हो गया। अभी मध्य प्रदेश और इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में पिछले अगस्त से अब तक सिर्फ अस्पतालों में ही आग लगने से 115 लोग जान गंवा चुके हैं। 8 नवंबर की रात भोपाल में लगी अस्पताल के भीतर की आग ने बच्चों की जान ली और 6 नवंबर को महाराष्ट्र के अहमदनगर में अस्पताल में लगी आग 10 मरीजों की मौत का कारण बन चुकी है। सब कहते हैं कि अस्पताल में लगी आग ने मारा,
हकीकत में सोई हुई जिम्मेदारी, सिस्टम में पसरी हुई लापरवाही और स्वास्थ्य जैसा मुद्दा प्राथमिकता में ही ना होने की बीमारी बच्चों बड़ों को अस्पताल में आग के नाम पर मार देती है। यही अब भोपाल में भी हुआ। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो कमला नेहरू चिकित्सालय है, यहाँ पे जो हाइड्रेंट्स होते हैं जिनके जरिए जो धुआं बाहर निकल जाता है आग लगने के बाद, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। और यही वजह थी कि सामने एसएनसीयू वार्ड में अगर आप देखें तो जहाँ पे आपको खिड़कियों के टूटे हुए शीशे दिख रहे हैं, यहीं से इन्हें तोड़ करके धुएं को निकाला गया। माना जा रहा है कि अगर हाइड्रेंट काम कर रहे होते और धुआं समय पे निकल जाता तो बच्चों को बचाया जा सकता था, क्योंकि उस समय धुआं इतना गहरा घना धुआं हो गया था कि लोगों को या भी जो फायर कर्मी यहाँ पहुंचे थे वो भी बच्चों को बचाने के लिए सही समय पर अंदर जा नहीं पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी अस्पताल की इस इमारत को क्यों अस्पताल का नाम दिया गया जहां कभी भी किसी हादसे के इंतजार में मरीजों का इलाज किया जाता रहा। अस्पताल में जब आग लगी तो पता चला ऑटोमेटिक हाइड्रेंट खराब पड़ा था। हर फ्लोर पर फायर एक्सटिंग्विशर तो थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। कमला नेहरू अस्पताल ने वर्षों से फायर सेफ्टी के एनओसी लेना भी जरूरी नहीं समझा। अब मंत्री कहते हैं जांच करेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं जांच करेंगे, दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। जांच के निर्देश दिए, एसीएस हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जांच करके रिपोर्ट देंगे। ये लापरवाही, आपराधिक लापरवाही, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हम इसको आसानी से नहीं ले सकते। फायर एनओसी थी कि नहीं? देखिए, ये जांच का विषय है और मैं फिर कहूंगा जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब सुनिश्चित करने चले, पहले क्या कर रहे थे? पहले सुनिश्चित किया होता तो शिवानी, इरफाना, शाज़मा और रचना के वो कलेजे के टुकड़े अस्पताल की आग में नहीं मरते, जिन बच्चों का नाम तक अभी घर वालों ने नहीं रखा था, जिनकी पहचान अब तक सिर्फ उनकी मां के नाम से थी। अस्पताल में फायर सेफ्टी के नाम पर अंधेरगर्दी कितनी चल रही थी, गवाही मिलती है नगर निगम भोपाल में फायर सेफ्टी अधिकारी केएस परिहार से। फायर एनओसी का देखो प्रक्रिया होती है कि संबंधित एजेंसी रहती है, उसको खुद ही अप्लाई करना पड़ता है, अपना इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। ऐसा उन लोगों की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया नगर निगम। हमारे द्वारा तो एक सभी हॉस्पिटल को, भोपाल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी किए गए थे रिगार्डिंग फायर के संबंध में कि कोविड के समय काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी। तो जितना भी फायर इक्विपमेंट वगैरह है, फायर एनओसी है, इसके बारे में आप लोग अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी बिल्डिंग्स में उपकरण लगवा लें और फायर एनओसी नियमानुसार नगर निगम भोपाल से प्राप्त कर लें। तो उसी तारतम्य में इनको भी नोटिस जारी किया गया था और ऐसा करीब एक बार नहीं, करीब हम लोगों ने 4-5 नोटिस इश्यू किए हैं सभी हॉस्पिटल्स को। उसका नतीजा कि कुछ मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ने तो फायर इक्विपमेंट लगवाए भी हैं और एनओसी ली भी है उन्होंने। कुछ हॉस्पिटल जरूर बच गए थे। नगर निगम का फायर विभाग नोटिस देकर इंतजार करता रहा। अस्पताल वाले वर्षों से बिना फायर सेफ्टी के काम चलाते रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री को तो अब भी जांच का ही इंतजार है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा को इस बात की चिंता ज्यादा थी कि प्रकाश झा आश्रम नाम से क्यों सीरीज बना रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को फिक्र विज्ञापनों में संस्कृति रक्षा की लगी हुई थी। यहाँ मंत्रियों की नाक के नीचे बिना फायर सेफ्टी एनओसी के चलते अस्पताल में लगी आग से 4 बच्चे मर गए। किसी को चिंता नहीं थी, क्योंकि धर्म और संस्कृति रक्षा की लोरी गाने वाली राजनीतिक व्यवस्था में बच्चे और स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिकता ही कहाँ बन पाते हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। आज मध्य प्रदेश में चीत्कार उठी है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से यह खबर आई थी। पिछले 15 महीनों में अस्पतालों के भीतर आग लगने की 30 से ज्यादा दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर आईसीयू और दूसरे क्रिटिकल केयर यूनिट के भीतर आग लगी। इन सभी घटनाओं के आधार पर मिली जानकारी के बाद आग लगने के कारण हमने आपके लिए समझे। अस्पताल वाले बेड समेत दूसरे उपकरण तो भर्ती के लिए बढ़ा देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है वो पुरानी ही रखते हैं। कम क्षमता की इलेक्ट्रिकल वायरिंग पर जरूरत से ज्यादा बोझ से ओवरहीट होने पर आग लगने की आशंका रहती है। दूसरी बात, एक्सपर्ट बताते हैं कि गंभीर चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू में लगातार एसी चलता है, बैकअप एसी की जरूरत होती है नियम के अनुसार। कई अस्पताल बैकअप एसी की सुविधा नहीं रखते,
जिनमें एक ही एसी के लगातार इस्तेमाल से आग की आशंका बनी रहती है। ओवरहीटेड वेंटिलेटर मशीन भी कई अस्पतालों में आग लगने का कारण बन जाते हैं। अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को तुरंत आग पर काबू पाने की ट्रेनिंग नहीं होती है। ऐसे में आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग काफी फैल जाती है। आईसीयू या दूसरे गहन चिकित्सा कक्षों में वेंटिलेशन का अभाव होता है, जिसमें आग लगने पर धुआं फैलने से सबसे ज्यादा नुकसान जान का होता है। इन सब बातों का ध्यान रखना छोड़िए, अस्पताल देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं लेते। सिस्टम को चिंता नहीं होती, सरकारों को फिक्र नहीं होती, इसीलिए कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश, कभी दूसरे राज्य के किसी जिले के किसी अस्पताल में आग में निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। नागरिकों की जान तो सुशासन के सिस्टम के आगे भी मानो बहुत सस्ती समझ ली गई। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। बिहार में शराबबंदी तो 5 साल से चल रही है। बिहार में सुशासन के दावे वाली सरकार 1.5 दशक से चल रही है। बिहार में जहरीली शराब की बिक्री भी धड़ल्ले से चल रही है और जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वाले नागरिकों की तादाद भी बढ़ रही है। फिर मुख्यमंत्री कहते हैं खराब चीज पिएंगे तो यही होगा। जॉली एलएलबी फिल्म में डायलॉग है, फुटपाथ लोगों के सोने के लिए नहीं होता तो फुटपाथ गाड़ी चढ़ाने के लिए भी नहीं। बात यही है कि शराबबंदी में शराब पीने के लिए नहीं है तो बेचने के लिए भी नहीं होनी चाहिए। जब योग एक गड़बड़ थी तो इसी तरह से न होगा। हमारे पापा कहाँ से आएंगे? अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। जहरीली शराब के कारण बिहार में बेटियों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। 5 साल पुरानी शराबबंदी वाले बिहार में लगातार जहरीली शराब लोगों को सिर्फ मार नहीं रही, बेटियों के सपने छीन रही है। बिहार में 20 दिन होने वाले हैं, लोग डरे हैं। जहरीली शराब के कारण कई जिलों में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सीवान के गुठनी में 24 अक्टूबर को 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। मुजफ्फरपुर में 28 अक्टूबर को सरैया में जहरीली शराब ने 6 लोगों की जान ली। मुजफ्फरपुर में अब 2 और लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब बनी। बेतिया में 3 नवंबर से अब तक 16 लोगों की मौत का दावा है। गोपालगंज में 2 नवंबर से अब तक जहरीली शराब से 17 लोगों की मौत का दावा है। समस्तीपुर में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बक्सर में भी 2 लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब मानी गई। मृतकों का आंकड़ा 50 के पार हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है? इसके लिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक शराब पीना अपराध है और शराब जैसी गलत चीज आम आदमी पिएगा तो यही होगा, तो अब सवाल यहाँ सीधा सा, क्या शराबबंदी वाले राज्य में शराब वो भी जहरीली बिकने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा? अगर नहीं मिलता था तो नहीं पीते थे, मतलब जब मिलेगा ही नहीं तो पियेंगे कैसे? मिल रहा था तभी तो खरीद कर पी रहे थे। और मुखिया सब है, सरपंच है, पुलिस है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब हमारे पापा कहाँ से आएंगे? गोपालगंज में जहरीली शराब से जान गंवाने वाले राजकुमार मिश्रा की बेटी खुशबू का सवाल अगर आप नहीं सुन पाए हो तो एक बार फिर से सुनिएगा। अगर नहीं मिलता था तो नहीं पीते थे, मतलब जब मिलेगा ही नहीं तो पियेंगे कैसे? मिल रहा था तभी तो खरीद कर पी रहे थे। और मुखिया सब है, सरपंच है, पुलिस है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब हमारे पापा कहाँ से आएंगे? बेटी और पत्नी के आंसुओं में सिमटा हुआ यही वो सवाल है जो शराबबंदी के सुशासन को कटघरे में खड़ा करता है। आखिर शराबबंदी वाले राज्य में शराब बिक ही क्यों रही है? क्या इसी सवाल से बचने में पूरी व्यवस्था लगी हुई है? ऑर्गेनाइजेशन ने 16 में दुनिया भर का सर्वे करा के रिपोर्ट प्रकाशित किया 17 में, और उसके बाद भी लोगों को इस समझ में नहीं आ रहा है शराब कितनी बुरी चीज है। और हम लोगों ने यहाँ पर किया है, बापू की इच्छा थी। समझना तो ये भी जरूरी है कि आखिर जिस बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा हो, जिस बिहार में 5 साल से शराबबंदी का कानून लागू हो, वहाँ पुलिस, चुनाव आयोग, सबकी नाक के नीचे लोग शराब पीकर जान गंवा कैसे रहे हैं।
बेतिया में जहां प्रशासन 13 से ज्यादा मौत नहीं मान रहा, वहीं पर दावा है 16 से अधिक की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई। उन्हीं पीड़ित परिवारों में से ये 2 बहनें हैं जिनके पिता दिवाली और छठ के लिए घर आए, लेकिन मिलावटी शराब पीकर बच नहीं पाए। जहरीली शराब ने केवल जान नहीं ली है, बल्कि अरमानों को भी खत्म कर दिया है। कई घरों में बेटियों की शादी करनी थी। एक मदन राम की बेटी जो निशा कुमारी है, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन पिता की मौत हो गई। अब ये शादी कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी तरह से आप देखिए, बगल में ही धनी राम का भी मकान है और धनी राम की 3 बड़ी बेटियां हैं। एक की शादी तय हो गई है और उनकी मृत्यु हो जाती है जहरीले शराब की वजह से। अब ये शादी कैसे होगी, आप देखिए, 3 बेटियां हैं, 2 बच्चे हैं। इस बात को बिहार में क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा कि शराबबंदी के बावजूद लोगों तक शराब पहुंच रही है, फिर चाहे ऊंचे दाम पर असली मिले या सस्ती कीमत पर गरीब की जान लेने वाली जहरीली। तभी तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। आंकड़े कहती हैं बिहार में 15.5% पुरुष शराब पीते हैं, जबकि महाराष्ट्र में शराब प्रतिबंधित न होने के बावजूद शराब पीने वाले पुरुषों की तादाद 13.9% है, यानी बिहार से भी कम। बिहार के गांवों में शराब ज्यादा आराम से पहुंच रही है। सबूत है सर्वे में यह पता चलना कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% और शहरी इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। पुलिस लोग घूस ले लेता लो, बेचता लो। नहीं मिलता था, नहीं ना जी ना। कभी ऐसा भी होता था नहीं मिला, नहीं सब मिला घर में। हाँ, कभी कभी जाते थे तो हम लोग पूछते कि क्या हुआ, नहीं मिला, तो बोले नहीं आज नहीं मिला है, तो हम नहीं पिए। घर से बाहर सब छुपा के रखो। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब का विस्तार, प्रचार और प्रसार इतना बढ़ा है कि अगर ये बात सच है कि हर घंटे औसत 1341 लीटर शराब पकड़ी गई, या कहें कि प्रति मिनट बिहार में 22 लीटर शराब पकड़ी गई, तो शराबबंदी के पूरी तरह लागू न होने के पीछे सच ये भी है कि पकड़े जाने वाले शराब पीने वाले होते हैं या छोटे मोटे शराब लाने ले जाने वाले। बड़ी मछलियां, बड़े सप्लायर, बड़े शराब माफिया तो बच जाते हैं। फिर जहरीली शराब की बिक्री धड़ल्ली से होने के बाद लोगों की जान जाती है। मरहम के नाम पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल बेतिया पहुंचते हैं। उनके कार्यकर्ता मृतकों के परिजनों को लिफाफे में 5-5 हजार रुपए बांटवाने लगते हैं और इसी कोशिश पर लोगों को गुस्सा आता है। हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, क्या हमारे पिताजी की मृत्यु होने पर 5,000 उनका कीमत लग रहा है। हमारे यहाँ का संजय जायसवाल जो आए 5,000 रुपया देकर और 1 मिनट भी नहीं रुके और यहाँ से चले गए। हमारे पिताजी मर गए, हम अब किस तरह रहेंगे, हमारा व्यवसाय किस तरह चलेगा, हम लोग कौन देने वाला है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे। गलती शराब पीने वाले की हो सकती है, लेकिन गलती इन बेटे और बेटियों की तो नहीं है। इनके पिता की गलती की सजा इनका परिवार क्यों भुगते। शराबबंदी जरूरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर जरूरी है शराबबंदी को मजबूती से लागू करना भी। जहरीली शराब बिकती रहे, लोग पीकर मरते रहें और जिम्मेदारी सिर्फ शराब पीने वालों पर छोड़ दिया जाए, क्या यही है शराबबंदी का सुशासन? सुजीत कुमार झा, गोपालगंज, आज तक। अस्पताल में कुव्यवस्था मार देगी, बचेंगे तो जहरीली शराब पिलाता सिस्टम जीने नहीं देगा, और सड़क पर चलेंगे तो क्या पता जानलेवा रफ्तार आम आदमी की जिंदगी छीन ले। राजस्थान के जोधपुर से एक वीडियो आया है, वो देखिए। जोधपुर के एम्स रोड पर आज सुबह तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक एक करके कई लोगों को टक्कर मारी। विचलित कर देने वाले इस हादसे के वीडियो को देखकर सिहरन होती है। सड़क पर चलते आम लोग हैं, किनारे बैठे खड़े आम लोग, उन्हें अचानक एक कार बेतहाशा रफ्तार से आकर रौंद देती है, हवा में उड़ा देती है। पता चला ये ऑडी कार 50 साल के अमित नांगल नाम का शख्स चला रहा था। अचानक कार अनियंत्रित हुई और लोगों को टक्कर मारते हुए झुग्गियों में जाकर घुस गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है। मरने वाला युवक 16 साल का मजदूर है। 10 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। आरोपी कार चालक का दावा है कि बाद में थाने में जाकर उसने सरेंडर कर दिया। राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक बढ़ने के साथ ही सियासी तोहफों की बरसात तेज होती जा रही है। आज योगी आदित्यनाथ बदायूं और शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 2022 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आने वाले 50 दिनों में तोहफों की झड़ी लगाने वाली है। प्रधानमंत्री जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास करने से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सवाल यह है कि क्या तोहफों की सौगात से बीजेपी 300 पार के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी? साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भले ही चुनावी दांवपेच और जातिवाद के लिए बदनाम हो, लेकिन 2022 की जंग जीतने के लिए बीजेपी विकासवाद के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बना रही है। इसीलिए अलीगढ़ हो या फिर काशी, प्रधानमंत्री जोर देकर योगी के विकास मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले बीजेपी उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास के तीर से चुनावी लक्ष्य भेदने में जुट गई है। ये 1400 करोड़ रुपए की परियोजना बदायूं वासियों के जीवन में न केवल परिवर्तनकारी और खुशहाली लाएगी, बल्कि आपके जीवन को मंगलदायी बनाने का कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शहरों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं और अगले साल के चुनाव में वोट पाने के लिए योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस काम को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2022 के सियासी मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उतर चुके हैं। अगले हफ्ते से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की सौगात देने वाले हैं, ताकि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक के सियासी समीकरण साधे जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में 3 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। सबसे पहले वो अगले हफ्ते 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाता है। ये सूबे के 9 जिलों को जोड़ेगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। साल 2018 में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जो अब बनकर तैयार हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले वायुसेना इस पर लड़ाकू विमान उतारेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का सपना अखिलेश यादव ने सूबे की सत्ता में रहते हुए देखा था, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का काम योगी सरकार ने किया है। पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले,
विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। पूर्वांचल के साथ साथ बुंदेलखंड को भी राजधानी लखनऊ से सीधे जोड़ने के लिए योगी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इसे दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इसका उद्घाटन भी 2022 के चुनाव से ठीक पहले हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धार्मिक नगरी चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, जालौन और इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। पिछली सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी, प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी। न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था। उनका स्वयं का एजेंडा था, मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री 19 तारीख को झांसी आएंगे, जहां वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इसी दौरे में पीएम नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरह विकास की परियोजनाओं के बहाने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ राज्य का दौरा करेंगे, जिसमें हर जिले और क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ होगा। लेकिन यूपी को सबसे बड़ा तोहफा इस महीने के आखिर में पीएम की यात्रा से मिलेगा, जब वो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी 25 नवंबर को करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी की नींव भी रखेंगे। इस तरह बीजेपी की कोशिश है कि विकास के रथ पर चढ़कर राज्य की सत्ता में दोबारा वापसी की जाए, जिसे तय करने के लिए बीजेपी अगले 50 दिनों में पूरे प्रदेश में सौगातों की बौछार करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की सौगात से सत्ता पाने की कोशिश पहले भी हुई है। मायावती और अखिलेश यादव ने भी एक्सप्रेसवे से जनता का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसीलिए सवाल इस बार उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस मिथक को तोड़ेंगे। मायावती की सरकार में यमुना एक्सप्रेसवे का तोहफा उत्तर प्रदेश को मिला था। 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को मायावती ने चुनावों में अपनी उपलब्धि बताया था, फिर भी जनता ने उन्हें नहीं चुना। अखिलेश यादव ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से अपनी छवि विकास के इर्द गिर्द बुनने की कोशिश की थी, लेकिन 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे भी अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना सका। योगी आदित्यनाथ चुनावी जीत के लिए 3 एक्सप्रेसवे की सौगात जनता को देने का दांव खेल रहे हैं। लखनऊ से गाजीपुर के बीच बन रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इसका उद्घाटन 16 तारीख को पीएम मोदी करने वाले हैं। चुनाव से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू होने की चर्चा है। चित्रकूट से जालौन और फिर इटावा होते हुए यह एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। योगी सरकार की योजना मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की भी है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी दिसंबर में कर सकते हैं। ये सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं ताकि जनता विकास के नाम पर बीजेपी को वोट दे, उत्तर प्रदेश में जिताए, जिससे बीजेपी का 2024 का रास्ता भी साफ हो सके। लेकिन 2022 की जंग इतनी आसान भी नहीं। में बदलाव हो करके रहेगा। ये लोग क्या देश की लड़ाई लड़ पाएंगे? इनसे उम्मीद की जा सकती है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चंद महीने बचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के 2 सबसे बड़े दावेदारों में जुबानी जंग ऐसे हो रही है मानो कल ही चुनाव हो। अखिलेश योगी को बाबा कह रहे हैं तो योगी अखिलेश को बबुआ कहकर ताना मार रहे हैं।
कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2 बार आया था, लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुख के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुख पा देना। आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे, उनसे कहना कि बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा। आप बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं, जाने वाले से क्या लेना देना। अखिलेश को बबुआ कहकर योगी जनता को ये याद दिलाना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के बीच वो गायब थे। अपने इस आरोप को गहरा करने के लिए योगी लगातार अखिलेश और आजम खान जैसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। इस सियासी वार पलटवार में योगी जहां विकासवाद के सहारे तो अखिलेश इत्र के सहारे बदलाव की हवा बनाने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया। महकते हुए जाएंगे, उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। जानकार 2022 के चुनाव में योगी और अखिलेश के बीच ही कड़ा मुकाबला बता रहे हैं, लेकिन मायावती दोनों ही पार्टियों के दावों को हवाबाजी बताती हैं। जो यहाँ अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफी कुछ दर्शाता है। तो उत्तर प्रदेश की फिजा में चुनावी रंग घुलना शुरू हो गया है। चुनाव के ऐलान में भले ही वक्त हो, लेकिन सभी दलों ने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।